नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर शिक्षक बनना आपका सपना है तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सुपर टेट एग्जाम के लिए साइंस की क्लासेस चल रही, जिसमें इससे पहले हमने डिस्कस किया था दैनिक जीवन में विज्ञान क्या होता है, विज्ञान के महत्वपूर्ण खोजों के बारे में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या संबंध है, प्रौद्योगिकी का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ा, रेशे क्या होते हैं, रेशे कितने प्रकार के होते हैं, रेशों से वस्त्र बनने की क्या प्रक्रिया होती है, संश्लेषित रेशे क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे टॉपिक इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन क्लासेस को नहीं देखा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जाके क्लासेस को देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली कोई भी क्लास आपके मिस नहीं हो और आप अपना शिक्षक बनने का सपना जरूर पूरा कर पाएँ। तो आपके पास जो टाइम है, एग्ज़ाम के पहले के जो टाइम होता है, इस टाइम का बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। अपने सिलेबस का रिवीजन कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। खुद ही को कर बुलंद इतना खुदा भी पूछे, बंदे तेरी हस्ती का राज क्या है। इतनी मेहनत करनी है, अपनी कलम से अपनी किस्मत को लिखना है। तो हमारे साथ कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, अच्छे से हर एक पॉइंट का नोट्स बनाना है और उन नोट्स का रेगुलर वे पे आपको रिवीजन भी करना है। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है, कोशिका से अंग तंत्र की प्रक्रिया। ये आपके सिलेबस में दिया गया है और इसी में एक आपका सब टॉपिक हो जाएगा सजीव व निर्जीव पदार्थ। सजीव व निर्जीव पदार्थ को हम इसी में डिस्कस कर लेंगे, इसको हम अलग टॉपिक पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं सजीव क्या होते हैं। आप सब जानते होंगे, हमारी जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो पदार्थ हैं या जो भी जीव हैं, पदार्थों को मुख्य रूप से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, सजीव में और निर्जीव में। सजीव कौन होते हैं और निर्जीव कौन होते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही, सजीवों के कुछ लक्षण होते हैं, उसी के आधार पर तो हम डिवाइड करते हैं ना कि ये सजीव है। जैसे आप ह्यूमन को, मनुष्य को देखते हैं तो क्या बोलते हैं, सजीव है। आपके बगल में जो चेयर पड़ी है, क्या आप उसे सजीव कहते हैं? नहीं कहते ना। तो क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि आपको पता है सजीवों के कुछ लक्षण होते हैं। जैसे कि कौन सा लक्षण होता है, सबसे पहले क्या होता है, सभी सजीवों को एक निश्चित आकृति तथा आकार होता है। आपके यहाँ चेयर होंगी, 4 चेयर होंगी, हो सकता है चारों को अलग अलग आकार में ले लीजिए, लेकिन ह्यूमन की काफ़ी हद तक एक निश्चित आकृति होती है ना। कैसी होती है? एक निश्चित आकृति होती है कि 2 हाथ होंगे, 2 पैर होगा, एक सर होगा, एक आकृति कहीं ना कहीं तो कुछ चीज़ें निश्चित हैं। जैसे आपकी मनुष्य के, बकरी की, गाय की, भैंस की, या किसी पेड़ पादप की। जैसे कोई पेड़ होता है तो आप देख के बता देते हैं ना कि ये बरगद का पेड़ है। कैसे बता पाते हैं? क्योंकि सजीवों की निश्चित आकृति तथा आकार होता है। पहला लक्षण, सजीवों की आकृति व आकार काफ़ी हद तक निश्चित होते हैं। दूसरा क्या होता है, सभी सजीवों की शारीरिक रचना कोशिकीय संरचना होती है। कैसी होती है? कोशिकीय संरचना। कोशिकीय संरचना से तात्पर्य क्या होता है, सभी सजीव कोशिकाओं सेल के द्वारा मिलते हैं। सेल मतलब कोशिका, कोशिका से मिलकर क्या होता है, सजीवों का निर्माण होता है। अब कुछ आपके सजीव एक कोशिकीय होंगे, कुछ बहुकोशिकीय होंगे। एक कोशिकीय से तात्पर्य क्या होता है, एक कोशिकीय से तात्पर्य होता है ऐसे सजीव, ऐसे जीव जिनका निर्माण एक कोशिका से हुआ है, मतलब यूनिसेलुलर। और कुछ आपके जीव ऐसे होंगे जिनका निर्माण बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय, मल्टी सेलुलर। ये क्या सजीवों के लक्षण है। पहला लक्षण क्या है, निश्चित आकृति तथा आकार। दूसरा, कोशिकीय संरचना। फिर क्या होता है, शारीरिक गठन, कि उनका शारीरिक गठन कैसे होता है। जैसे कोशिका से मिलकर ऊतक बनता है, ऊतक से मिलकर अंग बनता है, अंग से मिलकर अंग तंत्र बनता है, अंग तंत्र से मिलकर क्या बनता है, शरीर, बॉडी। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। सेल से मिलकर क्या बनता है, सेल से मिलकर आपका टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर क्या बनता है, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है,
ऑर्गन से मिलकर आपका ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाता है, बॉडी बनाता है। इस पॉइंट को याद रख लिया। इसके अलावा क्या होता है, पोषण। सभी सजीव क्या करते हैं, पोषण करते हैं। चाहे ह्यूमन हो, पेड़ पौधे हो, सबको भोजन की आवश्यकता होती है ना। भोजन से पोषक तत्व, खाद्य पदार्थों से पोषक तत्वों को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है वही तो क्या होती है, आपकी पोषण होती है ना। जो आप खाद्य पदार्थ में खाते हैं, जैसे आपने दाल खाया, चावल खाया, सब्जी खाई, रोटी खाई, सैलेड खाया, रायता खाया, तो इससे हम क्या करते हैं, सिर्फ पोषक तत्व ही तो ग्रहण करते हैं। पोषक तत्वों को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं, पोषण। और हमारे भोजन के कुछ पोषक तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, फाइबर्स, जल, खनिज लवण। ये क्या होते हैं, प्रमुख भोजन के पोषक तत्व हैं। इसको हम पोषण वाले टॉपिक में अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आए तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बस अच्छे से तैयार कर लीजिए। जो आपको जूनियर एडिट का एग्जाम होने वाला है उसमें भी क्लास बहुत ही हेल्पफुल है, इसलिए सारे टॉपिक को अच्छे से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा और रेगुलर वे पर रिवीजन करते रहिएगा। इसके अलावा क्या होता है, सजीवों में अनुकूलन का गुण होता है। सजीव क्या करता है, वातावरण के अनुसार स्वयं को अनुकूलित कर लेता है। सजीवों में वृद्धि का गुण होता है। सभी सजीवों में वृद्धि होती है ना, चाहे मनुष्य को, चाहे बकरी को, चाहे किसी पादप को, एक निश्चित समय तक सजीवों में क्या होती है, वृद्धि होती है। सजीवों में जनन का गुण होता है। जनन का तात्पर्य क्या होता है, अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता। सजीवों में क्या होता है, उत्तेजनशीलता का, संवेदनशीलता का गुण होता है। संवेदनशीलता का कैसे होता है, अब जैसे आपके पास बहुत गर्म चीज़ रखी हो, आप उसको छू लीजिए, 1 सेकंड में आप हाथ हटाएंगे ना अपना। ये क्या है, संवेदनशीलता का गुण है। जीवन चक्र, हर सजीव का एक लाइफ साइकिल चलता रहता है। एक निश्चित समय पे क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है, मर जाता है। आपके साथ टेबल चेयर में तो ऐसा नहीं होता कि एक निश्चित समय पे उसकी मृत्यु हो जाती, वो तो खराब हो जाती है। तो नहीं तो कई 50 साल तक आप बहुत सारे सामान आपके घर के ईंट पत्थर 100 साल तक चलते रहते, क्योंकि वो निर्जीव है। सजीव के साथ तो ऐसा नहीं होता ना। श्वसन, सभी सजीव क्या करते हैं, श्वसन लेते हैं। ह्यूमन श्वसन लेता है, पेड़ पौधे श्वसन लेते हैं, हम सांस लेते हैं ना, श्वसन की क्रिया होती है। उत्सर्जन, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है, उत्सर्जन की क्रिया होती है। तो ये क्या है, सजीवों के कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरीके से कि आपको कुछ लक्षण देगा, उसमें कह सकता है कि इनमें से सजीवों का प्रमुख लक्षण नहीं है। तो आप सजीवों के लक्षण समझ लीजिए। पहला, सजीवों का निश्चित आकृति तथा आकार होता है। सजीवों के कोशिकीय संरचना होती है। सजीवों का शारीरिक गठन काफी हद तक निश्चित होता है। सजीवों में पोषण की क्रिया होती है। सजीवों में वृद्धि का गुण होता है। सजीवों में संवेदनशीलता का गुण होता है। सभी सजीवों का एक निश्चित जीवन चक्र होता है। सभी सजीव श्वसन की क्रिया करते हैं। सभी सजीवों में उत्सर्जन की क्रिया होती है। सभी सजीवों में अपने वातावरण के अनुसार अनुकूलन का गुण होता है। ये पॉइंट आपने नोट डाउन कर लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब निर्जीव क्या होते हैं, निर्जीव वे पदार्थ होते हैं जिनमें कोई भी जैविक क्रिया नहीं होती। जैविक क्रिया कौन सी होती है, जैसे पोषण, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, ये सब क्या है, आपकी जैविक क्रियाएं। और निर्जीवों में कोई भी जैविक क्रियाएं नहीं होती, जैसे आपकी टेबल, आपकी चेयर, प्लास्टिक, कोयला, कार, ट्रेन, एरोप्लेन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ये सब क्या है, निर्जीव। तो ये दोनों टॉपिक आप समझ गए, सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी किसको बोलते हैं, तो वायरस, विषाणु को हम सजीव व निर्जीव के मध्य की संयोजी कड़ी कहते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सजीव व निर्जीव के मध्य की संयोजी कड़ी वायरस को। अब वायरस को सजीव और निर्जीव के मध्य की संयोजी कड़ी क्यों कहते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वायरस को सजीव और निर्जीव की संयोजी कड़ी कहते हैं क्योंकि विषाणु में क्या होता है, सजीवों के समान भी लक्षण होते हैं और निर्जीवों के समान भी लक्षण होते हैं। सजीवों के समान कैसे, वायरस जब किसी सजीव के शरीर में प्रवेश कर जाता है
तो इसमें जनन का गुण होता है। और जनन का गुण कैसा होता है? मल्टीप्लिकेशन। ये एक अपने बहुत जल्दी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में वायरस को उत्पन्न करता है। और जब ये कहीं नहीं होता तो इसे क्रिस्टल के फॉर्म में स्टोर भी कर सकते हैं। इसीलिए सजीव और निर्जीव के मध्य के संयोजी कड़ी हम विषाणु को कहते हैं। वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्लियर हो गया? कोई भी कंफ्यूजन तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जो मैं एक एक पॉइंट बोल रही हूँ सारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हर एक पॉइंट का नोट बनाइए, तैयार कीजिए। एग्जाम के बाद आके आप कमेंट कीजिएगा कि मैम कितना क्वेश्चन फंसे कि नहीं फंसे। हर एक चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वायरस की खोज किसने की थी? तो वायरस की खोज की थी इवानोव्स्की ने। किसने की थी? इवानोव्स्की ने। इवानोव्स्की ने कौन से वायरस की खोज की थी? तो टीएमवी वायरस। टीएमवी वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? टोबैको म्यूजिक वायरस। क्योंकि इवानोव्स्की ने सबसे पहले तंबाकू के पत्तियों पर खोज की थी। एक बार इवानोव्स्की कोई रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने देखा कि उनके यहाँ पे जो तंबाकू की पत्तियाँ लगी हैं उसमें कुछ पत्तियों में क्या हुआ, कीड़े जैसे लग रहे थे। तो उन्होंने उन पत्तियों को तोड़ा, उन पत्तियों से फिर क्या किया, सीरम का मतलब क्या हुआ, जूस टाइप का रस निकाला। उस जूस को जो स्वस्थ पत्तियाँ थी उसमें डाल दिया। जब स्वस्थ पत्तियों में डाल दिया तो कुछ समय पश्चात उन पत्तियों में भी वही कीड़ा लग गया। तो उन्होंने इसके बारे में रिसर्च किया। तब उन्होंने बताया कि एक सूक्ष्म जीव होता है जिसे क्या बोला गया, विषाणु। तो वायरस के बारे में समझ में आया। वायरस की खोज की इवानोव्स्की ने। इवानोव्स्की ने कौन से वायरस की खोज की थी? टीएमवी, टोबैको म्यूजिक वायरस। वायरस को किसके मध्य की संयोजी कड़ी कहते हैं? सजीव और निर्जीव के मध्य की संयोजी कड़ी। इतने पॉइंट आपको समझ में आ गए? कोई भी कंफ्यूजन हो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको ये हेल्पफुल लग रहा है तो अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। ओके, अब चलिए आगे हम पढ़ते हैं। आप सजीव और निर्जीव के बारे में समझ गए, विषाणु के बारे में कुछ पॉइंट समझ गए। विषाणु के बारे में डिटेल से हम सूक्ष्म जीव वाले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। अब हम पढ़ते हैं सजीव जगत के बारे में। जैसे हमारे जगत को डिवाइड किया गया था, जैसे आर.एच. विटकर ने डिवाइड किया था। तो आर.एच. विटकर ने कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 5 में। कौन कौन सा किया था? जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। इन्होंने कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 5 पार्ट में। पहला आपका मोनेरा था, दूसरा प्रोटिस्टा में, तीसरा फंजाई कवक, फिर क्या था आपका प्लांटी पादप जगत, और फिर क्या था एनिमेलिया जंतु जगत। ये 5 पार्ट में डिवाइड किया था आर.एच. विटकर ने। कई बार ये आपका वर्गीकरण पूछा भी जाता है, याद रखिएगा। इन्होंने किसके आधार पे किया था? तो पोषण के आधार पे किया था। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। आर.एच. विटकर ने जो वर्गीकरण किया था किसके आधार पर किया था? आर.एच. विटकर ने पोषण के आधार पर वर्गीकरण किया था। क्लियर? तो आज हम जानते हैं सजीव जगत के बारे में। सजीव जगत क्या होता है, फिर इन सजीवों का अध्ययन किस में करते हैं, इन सब चीज़ों को देखते हैं। जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का अध्ययन करते हैं उससे क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। और समस्त जीव किसी न किसी कोशिका से मिलकर बना है, इसीलिए कोशिका को क्या बोलते हैं? जीवधारियों की आधारभूत इकाई, बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी, बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग्स। किसको बोलते हैं? सेल, कोशिका को। कोशिका को समस्त जीवों की आधारभूत इकाई कहते हैं। कोशिका को जीवन के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। सेल को फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी। क्योंकि हमारा शरीर किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से। अभी मैंने आपको बताया था ना, कोशिका से मिलकर क्या बनता है? ऊतक बनता है। टिश्यू से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू से मिलकर आपके ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बॉडी। जैसे हमारा शरीर ह्यूमन का शरीर कैसा होता है? हमारा शरीर मल्टी सेलुलर मतलब बहुकोशिकीय होता है। हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर, जैसे छोटी छोटी कोशिका से मिलकर क्या बना? ऊतक। जैसे हमारे शरीर में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, याद रखिएगा। इन ऊतक से मिलकर क्या बनता है? ऊतक से मिलकर अंग बनता है। जैसे हमारे हाथ बना, पैर बना और सारे अंग बने। फिर अंगों से मिलकर क्या बनता है? अंग तंत्र बनता है। अलग अलग अंग तंत्र पाए जाते हैं ना हमारे शरीर में। जैसे पाचन
पाचन तंत्र पाया जाता है। तो पाचन तंत्र के अंतर्गत अलग अलग अंग आते हैं। पाचन में सम्मिलित जितने अंग होते हैं वो क्या होते हैं? पाचन तंत्र। कंकाल तंत्र, श्वसन तंत्र, जनन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये सारे तंत्र होते हैं ना। तो इन तंत्रों के अंतर्गत जितने भी अंग होते हैं वो कहीं ना कहीं तो क्या ऊतक से मिलकर बने होते हैं। इन सारे अंगों से मिलकर क्या बनता है? हमारे शरीर का निर्माण। तो इस फॉर्मेट को याद रखिएगा। सेल, सेल से मिलकर बनता है टिश्यू, टिश्यू से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर बनता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से मिलकर क्या बनता है? बॉडी। क्लियर हो क्या? इतना पॉइंट आपको क्लियर? कोशिका, कोशिका को क्या बोलते हैं? हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहते हैं। और ये सारे पॉइंट किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, इसलिए मैंने इनको हाईलाइट कर दिया है। हर एक पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब चलिए हम कोशिका के बारे में डिस्कस करते हैं। कोशिका क्या होता है? कोशिका शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? तो कोशिका शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन भाषा का शब्द था सेलुला, सेलुला से हुई है। और सेलुला का अगर तात्पर्य होता है तो छोटा कक्ष या कोष्ठक। इसका तात्पर्य एक छोटा सा कक्ष या कोष्ठक, किसको कहते हैं? सेलुला। सेलुला किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का। तो कोशिका की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा का एक शब्द था सेलुला। सेलुला का तात्पर्य होता है छोटा सा कक्ष या कोष्ठक। और आप सबको पता है कि आपके एग्जाम में एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने जो पीडीएफ बनाई इसमें एनसीईआरटी व एससीईआरटी दोनों के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट इमेज को लगाया है, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपने एनसीईआरटी व एससीईआरटी की बुक को नहीं पढ़ा है लेकिन इस वीडियो सीरीज को रेगुलरली देखा है तो अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। इससे पहले कि अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम एनसीईआरटी की बुक से पूछे जाते हैं, इसलिए आपके लिए एनसीईआरटी की बुक मस्ट है। इसलिए या तो एनसीईआरटी की बुक को पढ़ लीजिएगा अच्छे से या तो इन सबको भी देखिए, क्योंकि मैं इसमें एनसीईआरटी के बुक के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा लेवल के क्वेश्चन भी कवर करूँ, जिससे आपके एग्जाम में चाहे हाई लेवल का क्वेश्चन आए चाहे ईजी, दोनों क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएँ। देखिए सिलेक्शन के लिए क्या होता है, मेरिट कैसे बनती है? जो इजी क्वेश्चन होंगे, तो इजी क्वेश्चन सबके लिए इजी होते हैं, याद रखिएगा। सिलेक्शन के लिए आपको क्या होना चाहिए? आपको मॉडरेट क्वेश्चन भी इजी लगने चाहिए, तभी आपका मेरिट में नंबर आएगा। क्योंकि जो इजी क्वेश्चन होंगे वो तो सब बच्चों के लिए इजी होंगे, मोस्टली बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर आप मॉडरेट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पा रहे तो आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप सबको पता है कितना कंपटीशन है। अभी जूनियर एडिट की वैकेंसी कितने 1804 पद हैं, उसके लिए फॉर्म पता है 3 लाख से ऊपर फॉर्म पड़े। सोचिए कितना कंपटीशन होगा। इस टाइम पे बस मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी कि अपने माँ बाप की पसीने की एक एक बूंद को मोती से चमकाना है। उन्होंने आपके लिए जितनी मेहनत की है उसको फल उनको देना है। आपको गवर्नमेंट जॉब लेकर दिखानी है, हर हाल में मेहनत करते रहना है। तो चलिए अब कोशिका के बारे में आप जानते हैं कोशिका की खोज कैसे हुई थी। तो कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज की थी आपके रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कार के स्लाइस का अध्ययन किया। एक उन्हें कार की स्लाइस ली, जैसे आप इमेज देख सकते हैं कार की स्लाइस का, कार की स्लाइस ली और इस कार के स्लाइस का क्या क्या उन्होंने रिसर्च किया, किसके माध्यम से? आवर्धक यंत्र माइक्रोस्कोप के माध्यम से। तो उन्होंने देखा कार के जो पेड़ की छाल का ही एक भाग था, उसकी पतली स्लाइस ली और जिसे माइक्रोस्कोप से देखा तो उसमें क्या देखा? बहुत छोटे छोटे विभाजित बॉक्स, ये जैसे मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखाई। इस तरीके के संरचना छोटे छोटे बॉक्स की तरह ये छोटी छोटी संरचना दिखी। किसको दिखी? रॉबर्ट हुक को। तब रॉबर्ट हुक ने कोशिका के बारे में बताया। तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में। किसमें की थी? कार के स्लाइस में। तीनों पॉइंट क्लियर रखिएगा। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। इसके बाद आपको सेल थ्योरी आया था, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? जर्मन वैज्ञानिक थे स्लाइडन व स्वान। स्लाइडन व स्वान ने क्या किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कोशिका सिद्धांत में इन्होंने क्या दिया? सेल थ्योरी में स्लाइडन व स्वान ने बताया कि समस्त जीवधारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इन्होंने कहा जितने भी जीवधारी हैं
सभी जीवधारी कोशिकाओं से मिलकर बने। सभी जीवधारी कोशिकाओं से मिलकर बने, इसीलिए कोशिका को शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहते हैं। संरचनात्मक तात्पर्य क्या, जो उसकी संरचना है कोशिकाओं से मिलकर बनी। क्रियात्मक, हम बहुत सारे कार्य किसके माध्यम से करते हैं, कोशिका के माध्यम से। जैसे अभी आप आगे पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज का जारण होता है, और ग्लूकोज के जारण से क्या होता है, हमें ऊर्जा मिलती है, तो एक कार्य संपादित हो रहा है। इसीलिए कोशिका को जीवन की या शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं, क्योंकि आपके सेल थ्योरी में बताया गया था समस्त जीवधारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कोशिका जीवन की मूल इकाई है। जो कोशिका है जीवन की क्या मूलभूत इकाई है, और नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। ये पॉइंट भी बताया कि जो नई कोशिका बनती है उसका निर्माण क्या होता है, पूर्ववर्ती कोशिका से ही होता है। जैसे आपका कोशिकाओं का क्षय होता है, कोशिकाओं का मरम्मत, इसके लिए कौन सा पोषक तत्व जिम्मेदार होता है, आपका प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, कोशिकाओं के क्षय और मरम्मत के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। इसीलिए तो जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं क्या करते हैं, प्रोटीन सेक लेते हैं, जिससे उनकी कोशिकाओं का जल्दी से निर्माण होता है और जिससे उनकी क्या होती है, बॉडी बन जाती है। इस पॉइंट को समझ लीजिएगा। और जो कोशिका सिद्धांत है इसका पालन कौन नहीं करता, विषाणु। आपका वायरस जो है वो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और विषाणु को क्या बोलते हैं, सजीव और निर्जीव के मध्य की संयोजी कड़ी भी कहते हैं। कोशिका सिद्धांत का कौन सा जीव पालन नहीं करता, तो आपका विषाणु। विषाणु कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता, याद रखिएगा। आज की क्लास में हमने इतना डिस्कस किया। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक बार मैं आपको रिकॉल करवा रही हूँ ताकि हर एक चीज़ आपको समझ में आ सके। पहला, सजीवों के लक्षण क्या होते हैं, तो सजीवों की आकृति व आकार निश्चित होता है। सजीवों के एक निश्चित कोशिकीय संरचना होती है। सजीवों का शारीरिक गठन निश्चित होता है। सजीवों में पोषण की क्रिया होती है। सजीवों में श्वसन की क्रिया होती है। सजीवों में उत्सर्जन की क्रिया होती है। सजीवों में श्वसन का गुण पाया जाता है। सजीवों में जनन का गुण पाया जाता है। सजीवों में संवेदनशीलता पाई जाती है। सजीवों में क्या होता है, वृद्धि का गुण होता है। ये आपके सजीवों के लक्षण है। इसके बाद मैंने आपको बताया था सजीव और निर्जीव के मध्य की संयोजी कड़ी कोशिका को कहते, विषाणु को कहते हैं। विषाणु की खोज किसने की थी, इवानोव्स्की ने। इवानोव्स्की ने कौन से विषाणु की खोज की थी, टीएमवी, टोबैको म्यूजिक वायरस की खोज की थी। और सजीव और निर्जीव के मध्य की संयोजी कड़ी किसको बोलते हैं, विषाणु को बोलते हैं। ओके, इसके बाद मैंने आपको बताया कोशिका। कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी, 1665 में। कोशिका शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से। सेलुला का तात्पर्य क्या होता है, छोटा कक्ष या कोष्ठक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किसमें की थी, तो कार के स्लाइस में। कार के स्लाइस में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखाई दी। ओके, इसके बाद मैंने आपको बताया कि कोशिका को क्या बोलते हैं, शरीर के संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। सेल से मिलकर क्या बनते हैं, टिश्यू, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बॉडी। इसलिए कोशिका को शरीर के संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई भी कहते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया आपके स्लाइडेन और स्वान ने। स्लाइडेन और स्वान कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो जर्मन के वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा कि समस्त जीवधारी क्या होते हैं, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और जो आपका विषाणु होता है वो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता। इतने पॉइंट आपको समझ में आ गए। इन सारे पॉइंटों को नोट डाउन कर लीजिएगा, एक बार अच्छे से रिवीजन कीजिए और सारी क्लासेस को देखिए। इसके साथ ही हमारे चैनल पे यूपी टेट की क्लासेस चल रही हैं, सुपर टेट की क्लासेस चल रही, सी टेट की कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी है। बहुत जल्द केवीएस की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। आप सारी क्लासेस को देखिए, नोट्स बनाइए, रेगुलर वे पे रिवीजन कीजिए। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो।